बढ़िया। मैं जोहार जोहार बोलूंगी, आपको सेवा जोहार बोलना पड़ेगा 3 बार तक, तब मुझे लगेगा कि पक्का समर्थन मिला है। बोलेंगे ना? जोहार जोहार, जोहार जोहार, जोहार जोहार। बहुत बढ़िया। मतलब मीडिया वालों से डरते हैं? डरना पड़ेगा भाई, है ना? मीडिया वालों से पूरा देश डरा हुआ है। सर्वप्रथम ग्राम बांदरबाड़ी की सेवा जोहार करते हुए मैं सेवा जोहार करती हूँ यहाँ की पावन धरा को, और सेवा जोहार करती हूँ यहाँ की समस्त प्रेम शक्तियों को। साथ ही हमारे घाघरा पाट के जो आज ये ज्योति कलश चल रही है फोड़ापन स्थल पर, मैं सेवा जोहार करती हूँ। मैं सेवा जोहार करते हुए आज की अध्यक्षता करते रहे पोर्ती जी दादा और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा प्रेमशाह मरावी, आपके चरणों को सेवा जोहार करती हूँ। मैं सेवा जोहार करती हूँ यहाँ उपस्थित समाज हमारी मातृ शक्तियाँ, पुत्र शक्तियाँ, और कल गुणवाना के भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे आज के भविष्य। मैं आज का इसलिए कह रही हूँ कि आज आपको तय करना पड़ेगा आपके गुणवाना का भविष्य क्या होने वाला है, इसलिए आज तय करने वाले हमारे गुणवाना के भविष्य हमारे युवा साथी जितने भी यहाँ पर आज आप इस संगठन और एकता में इकट्ठे हुए, आपको मैं साहिर सेवा जोहार करती हूँ। मैं दरअसल अभी मुझे आयोजक समिति की तरफ से बोला गया कि आपको परिचय देना पड़ेगा, तो मैं अपना छोटा परिचय चालू करूंगी यहाँ से, जहां से दादा प्रेमशाह मरावी अपनी जर्नी बता रहे थे। उन्होंने आपकी बीच में ये बात रखी कि उन्होंने कैसे ये गुणवाना को फलते फूलते और फिर आपके बीच में उनको खूबसूरती से पानी देकर के आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो वो जो बात कर रहे थे, उनकी रानी मेरी जो माँ है कपूर मरावी, मैं उनको जो मेरी माँ है ना, उनको रानी में पालो रानी मानती हूँ, प्रेमशाह मरावी की रानी पालो रानी। तो वो जो कहानी बता रहे थे कि आज वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो 8वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद में मेरी माँ आई और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उसके लिए इनसे ज्यादा उन्होंने मेहनत करी है। जैसे पालो रानी ने एक छोटे से जो गुणवाना हमारा जो साम्राज्य था, जो चला गया था, जो ध्वस्त हो चुका था, उसको पुनः एक कोदो के जो हमारा ये जो जूड़ा में बांधने वाला चुरका होता है, उसमें अपने मायके से कोदो लाकर एक गुणवाना साम्राज्य को पुनः खड़ा किया था। वैसे ही दादा प्रेमशाह मरावी के ये जो सक्सेस, ये जो आपके बीच में आज इतना दहाड़ते हैं, ये जो गुणवाना संस्कृति को आपको बीच में रखते हैं, आपको उसके इतिहास को जगाते हैं और आपके बीच में लाकर रख दिया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी पालो रानी रही है। तो वो जो पालो रानी है, और इन्होंने बताया कि वो हर्रा बेचकर 135 रुपए 120 रुपए की उन्होंने पढ़ाई कराई, वो जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ वो 120 135 रुपए की बदौलत है। तो आप समझ रहे हैं ना, वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। जब मेरे पिताजी, जब मैं 6वीं पढ़ने वाली थी, 5वीं के बाद मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है ग्राम बंजरटोला पड़ई में हुई है, और वहां उसके बाद में हम 6वीं में जाने वाले थे। स्कूल की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, ये कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी तब, और शायद अब भी अच्छी नहीं है हमारे क्षेत्रों में, है ना। तो उस समय मेरे पिताजी, उनकी जेब में केवल 1500 रुपए थे, और शाहपुरा में जो हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर है, वहां जो हमारे कमरे का किराया था वो 1000 था। मतलब उनके बाद अगर कमरे का किराया वो 1000 देते तो उनकी जेब में मात्र 500 रुपए बचते, जो वो 500 रुपए आपके बीच में से आया और आपके बीच में ही चला जाएगा, क्योंकि जितना उन्होंने समाज से प्यार, इज्जत और दौलत कमाई है, वो आपके समाज में उन्होंने पुनः लुटा दिया है। सही बात है ना। देखिए, आपको समर्थन देना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बार बार कह रही है मीडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं, जिस बात के पीछे पड़ेगा उनको पढ़ना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको बीच बीच में सही बातों का समर्थन देना पड़ेगा, तब गुणवाना राज आएगा, क्योंकि समर्थन बातों से होता है, तब हम महल खड़ा कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी मेरी शिक्षा हुई है। पूरी जो मिडिल है और हाई स्कूल जो मेरी शिक्षा हुई है वो शाहपुरा के एक्सीलेंस स्कूल में हुई है। उसके बाद में मैं चली गई हूँ जबलपुर, जहां से मेरा स्नातक हुआ है बीएससी साइंस से, मैथमेटिक्स साइंस मतलब गणित विज्ञान से। उसके बाद में मैंने एमसीए किया है मास्टर्स में। उसके बाद भोपाल से मेरी शिक्षा हुई है मीडिया से। मीडिया से मेरी मास्टर्स मेरी कंप्लीट हुई है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान है, जहां से मुझे पत्रकारिता के लिए ऑफर्स आए हैं। मीडिया कैंपस सिलेक्शन हुआ है, मुझे कॉलेज से ही उठा लिया गया था कि आपको यहाँ काम करना है। ऐसे हम डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट में मैं पढ़ती थी, एपीआर बोला जाता है जिसे, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। मतलब आपको विज्ञापन जो आप देखते हैं, लोगों से जो जनसंपर्क विभाग होता है, जो जनसंपर्क विभाग आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए काम करती है, उस विभाग से मैं आती थी। और कहा जाता था कि कैंपस सिलेक्शन मतलब आपको जो कॉलेज से उठाया जाता है, बाहर से मीडिया कंपनी आती है, इस विभाग से एक भी बच्चा कभी सेलेक्ट हुआ नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य मानिए कि उस समय
हमको मीडिया मतलब जो ये एडवर्टाइजिंग और पीआर डिपार्टमेंट था, इस विभाग को उस मीडिया जो कैंपस सिलेक्शन आया था उसमें बैठाया गया और जो 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो मेरे विभाग से था और उन 5 लोगों में एक मैं भी थी, है ना। तो मैं भी थी और उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे ईटीवी आपने सुना होगा, जो यहाँ पढ़े लिखे बच्चे होंगे, ईटीवी जो मीडिया है ना आपने सुना होगा, हैदराबाद उसका हेडक्वार्टर है, उसके लिए सिलेक्शन हुआ लेकिन मैं नहीं गई। मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा और कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक नेट की एग्जाम होती है, ऑल इंडिया रैंक की नेट की एग्जाम होती है, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब आपको अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। मतलब आपको पीएचडी तो चाहिए होती है, शोध आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक प्राइमरी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी नेट की एग्जाम होती है। अगर आपने वो पास किया है पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक में, तो आपको कम से कम उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर में घुसने का एक चांस मिल जाता है। तो मैंने वो पास किया। उसके बाद में मुझे यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक पे रखा गया और मैंने वहां 1 साल तक पढ़ाया। वहां पर पढ़ाया आप जैसे बच्चों को नहीं, बल्कि आप जैसे बड़े बड़े लोग हैं ना यहाँ पर, ऐसे लोगों को, क्योंकि वो दूरस्थ शिक्षा थी, डिस्टेंस एजुकेशन, उन लोगों को पढ़ाया। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश चली गई मीडिया फील्ड में ही, और वहां पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे काम किया। बड़े बड़े जो टॉप 5 जो आपके देश में जो पार्टीज है ना, टॉप 5 की पार्टीज, राजनीतिक दल, उनके लिए मैंने काम किया है। यहां तक हम ये तय करते थे कि इस विधानसभा क्षेत्र से इस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए या नहीं, या इस विधायक को, अभी जो सीटिंग एमएलए है, जो अभी जो आपका विधायक बैठा हुआ है, क्या उसको टिकट मिलेगा या नहीं, ये भी हमारे हाथ में था। तो कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन यहां तक कब पहुंचेंगे आप? यहां तक तब पहुंचेंगे जब आप अपने बच्चों को उस स्तर पर पहुंचाएंगे, जब आप अपने बच्चों को 12वीं की बात की शिक्षा बताएंगे, है ना। वरना पढ़ तो हर कोई रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले होंगे, यहाँ से बहुत सारे मास्टर्स वाले होंगे, लेकिन किस तरीके की शिक्षा देनी है, क्योंकि साक्षरता किताबों से हम जब पढ़ने लिखने लायक हो जाते हैं तो साक्षरता हम कहने लगते हैं कि हमको पढ़ने लिखने आ गए, मतलब साक्षर हो गए। लेकिन शिक्षा किताबों वाली नहीं देनी है आपको, सिर्फ किताबों वाली नहीं, इसलिए क्योंकि आपका जो समाज है वो सिर्फ किताबों की बदौलत नहीं है, क्योंकि आपका समाज तब से है जब किताबें इस दुनिया में आई भी नहीं थी। सहमत हो ना? आपका समाज उतना पुराना है जब किताबें आई भी नहीं थी, जब पेन कलम का इजाद भी नहीं हुआ था, जब लोग जानते भी नहीं थे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब लोग ये जानते नहीं थे कि विज्ञान क्या होता है, तब आपके पुरखा, आपके आजी दादी जो थे, उनको विज्ञान पता था। वो समाज आप हैं और उस समाज की औलाद है आप, तो आपको किसी किताब की मोहताज होने की जरूरत नहीं कि आप शिक्षित समाज हैं। सही है ना? अच्छा, मुझे हाथ उठाकर ये बताएंगे क्या, ये आप बताएं मुझे कि यहाँ पे कितने सेवा वाले लोग हैं? जय सेवा वाले कितने? हाथ उठा के गर्व होना चाहिए कि हम वो सेवा करने वाले लोग। मैं उसका मतलब समझाऊंगी अभी, मेरे नजरिए से वो सेवा क्या है। जय सेवा आप कहते हैं ना, अब तो सेवा जोहार कहने लगे। जोहार दादा प्रेम श्याम रवि ने आपको बताया कि जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं तो हम जोहार कहते हैं, है ना, कि हमारा काम बहुत अच्छा होना चाहिए। जोहार हमने कर लिया, जितने हमारी धरती की समझ पेन शक्ति है उनको हमने जोहार लिया, उनको नमन कर लिया। अब सेवा जब हम जय सेवा कहते हैं तो जय सेवा का मतलब क्या होता है? यहाँ एक भी व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता है कि मैं जय सेवा वाला नहीं हूं। पता है कैसे? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर दिया जलाया हुआ है, आपने अगर उसकी बत्ती बनाई है, आपने अगर दिया बनाया है, आपने अगर यहाँ पे लोटा में पानी लाके रखा हुआ है, आपने अगर यहाँ हल्दी चावल लाके रखे है, तो वो सेवा करके तो लाए होंगे ना। यहाँ पे लाए या नहीं लाए? लाए ना। हमारी माता शक्तियां, हमारी माता बहनें जो सुबह 4 बजे से उठकर अपने पानी लेने के लिए जाती है, अपने खेतों में काम करने जाती हैं, उसके बाद में आती हैं। हो सकता है कि वो गोबर फेंकने के बाद जाती हो, लेकिन वहां काम करने के बाद जब आएंगी खाना तैयार करेंगी। आप मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, उनके घर में रहने वाले समस्त लोगों के लिए, तो वो भी क्या कर रही है? सेवा कर रही है ना। वो सेवा कर रही है। सेवा करने वाले जब जन्म लेता है तब से मरने तक
और मरने के बाद भी हमारा समाज, हमारे आजी पुरखे, हमारे जो नानी है, हमारे जो पुरखे, वो लोग जय सेवा को मानते, मतलब वो सेवा करते हैं। अभी जब यहाँ पर जोहारनी गीत गाया गया तो हमारी जितनी शक्तियां थी, हमारे जितने पेन थे, वो यहाँ पर आए थे कि नहीं? आए थे ना? तो मतलब सेवा करने आए थे ना वो। आपने उनको बुलाया तो आप सोचिए, लोग मरने तक लोगों की इज्जत करते हैं, उनको सेवा देते हैं, लेकिन हमारा समाज सोचिए, जहां पर आपके आजे पुरखे जब आप उनको बुलाते हैं तो यहाँ दौड़े चले जाते हैं और मरने के बाद भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। ऐसे समाज के बीज हैं आप, ऐसे समाज की औलाद हैं आप, है ना? तो ये हमारी संस्कृति है, जहां पर आपको, आप सबको एक साथ एक समाज के रूप में देखते हैं, सुदृढ़ गुणवाना समाज के रूप में देखते हैं, जहां पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, आपके आजी यानी भेद नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने जोहारनी गीत गाया तो उनके गीत पर ही आएंगे। जब आप उनको बुलाएंगे आपके बीच में वो आते हैं। और इन्हीं व्यवस्थाओं को जीवित रखने के लिए, आपके आजी नानियों को जीवित रखने के लिए गीतों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से आपको सरकार जीवित रखना चाहती है। और हमारे पढ़े लिखे लोगों को एक कागज के हिसाब से, दस्तावेज के हिसाब से आरक्षण जैसा शब्द दिया गया है। आरक्षण समझ आता है क्या है? जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो नहीं समझ आए, क्योंकि उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है और उनको शायद उस आरक्षण की जरूरत भी नहीं है ना? है ना? वो रो राजा महाराजा जिनको उस आरक्षण की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आज के हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी जिन्होंने पढ़ लिख रखा है, जिनको उस आरक्षण की जरूरत है, तो उस आरक्षण के पीछे का मतलब समझिएगा। आखिर पूरे विश्व में आपको ही, आपके इस गोंड समाज को, आपके इस आदिवासी समाज को, आपके इस कोयतुर समाज को आरक्षण क्यों दिया जाता है? वो क्यों चाहते हैं कि आप अलग रहें? आपको ये विशेषता क्यों दी गई है? आप क्यों विशेष है? वो बताना चाहती है कि आपके पास जो शक्तियां है ना, यहाँ जब कलश बैठ के आप जब कलश जलाते हैं, जब आप अपने पुरखों को अर्जी विनती करके बुलाते हैं तो वो चले आते हैं। उनको पता है कि इनके जो पेड़ पौधे पत्तियों की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की भाषा समझने वाला समाज ये है, तो जीवित भी तो उसी को रखना पड़ेगा ना, है ना? अगर ये मर गया तो इतना जो ज्ञान है वो कहां से लेकर आएंगे? फिर वो विज्ञान की बातें कैसे करेंगे? वो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे? वो तकनीक को कैसे विकसित करेंगे और इस दुनिया को कैसे चलाएंगे? उन्हें पता है, वो आपकी शक्तियों के बारे में जानता है, वो जानता है जो आपके पास ज्ञान है वो किसी और के पास नहीं है, इसलिए वो आपको पूरे विश्व में सबसे विशेष बनाता है। और इन्हीं परंपरा, रीति रिवाजों और संस्कृति और आपकी व्यवस्थाओं, पुरखौटी व्यवस्थाओं की वजह से आपको इस दुनिया में आरक्षण के लिए एक अलग से व्यवस्था दी गई है, जो सरकार आपको दे रही है ना? आपके क्षेत्रों में 5 किलो राशन दिया जाता है, देते नहीं देते? दे रहे हैं ना? कई बार 4 किलो भी दे देते होंगे। जो सक्षम है, जिसको पता है कि वो मशीन पे 5 किलो दिख रहा है, मतलब 5 किलो मिल रहा है, जिसको नहीं पता वो 4 किलो भी लेके आ जाता होगा ना? तो आपको पढ़ना लिखना भी अब जरूरी है। आपकी संस्कृतियां क्या, आप जब बात करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज, वो जीवित रहना चाहिए, तो कौन जीवित रखेगा? कौन जीवित रखेगा हमारी परंपरा संस्कृतियों को? कोई बोलेगा कौन रखेगा जीवित? आप रखेंगे ना? क्योंकि बाहर वाले को नहीं पता कि आपकी संस्कृति क्या है, बाहर वाले को नहीं पता कि आपकी पुरखों की धरोहर क्या है, बाहर वाले को नहीं पता कि आपकी परंपरा क्या है, उनको नहीं पता कि ये जो गीत गायन है उनके पीछे का मतलब क्या है। ये जो हम गीत गाते हैं, जो गायन करते हैं, जो नाचते हैं, उनके पीछे जो गीत बजते हैं, उनके पीछे जो कहानी होती है, उनके पीछे जो किस्से होते हैं, उनका मतलब क्या है, वो किसको पता है? सिर्फ आपको। तो आपको इस दुनिया में, इस धरती पर जीवित रखने के लिए आरक्षण जैसी चीज दी गई है, लेकिन आरक्षण कब दी जाएगी आपको पता है? कागज में आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जीवित कहां रखना पड़ेगा आपको? आपकी संस्कृतियों को इस धरती पर। और कैसे रखेंगे आप? कि कागज में लिख दिया आरक्षण आपको दिया गया आपकी संस्कृतियों की वजह से, आपकी परंपराओं की वजह से, तो आप जीवित रह जाएंगे? नहीं ना, नहीं रहेंगे ना जीवित। कैसे रखना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा। आप जो अभी है, आपकी जो हमारी माताएं बहनें 16 हाथ की अगर वो धोतिया बांधती हैं, तो उन्हें पता है कि वो धोतिया कैसे बांधना है, उनको पता है कि इनकी आजी नानी ने यह सिखाया है। अगर आज आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे? फिर वो कागज में आरक्षण लिख दिया गया कि आप आदिवासी, आप कोयतुर है, आप गोंड है, आपको विशेष बनाया गया है, वो विशेषता कहां से लेकर आएंगे आप? कब तक बचा रहेगा?
आपको कागज पे जीवित नहीं रहना है, आपको इस धरती पे जीवित रहना होगा। और जब तक आप इस धरती पर जीवित है तभी समझिएगा कि ये सृष्टि और ये पूरी दुनिया जीवित है, और आपको इसलिए ये आरक्षण दिया गया। समझ रहे हैं? इन चीजों को समझें। अभी एक परिवार है जहां पे हमारा खाना हुआ, मैं सुखनंदन उनका सरनेम भूल गई हूँ, तो उनके परिवार में मैंने देखा वो नामनगर से संबंध रखते हैं शायद, उन्हें माताएं बहनें हमारी जो है उन्होंने सफेद रंग का धोतिया पहना हुआ है ना। तो मैं संस्कृति और परंपराओं की बात करती हूँ, क्योंकि आप मुझे देख ही रहे होंगे, ये दिखावा नहीं है, ये मेरा गर्व है। मैं छाती पे हाथ ठोक के ये कहती हूँ कि मेरा गर्व है, और इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। चाहे वो सरकार बोले, चाहे आप बोले कि आपकी संस्कृति मर रही है, मैं मानने वाली नहीं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, है ना। और ये हमारी संस्कृति में से एक है। जब वो माताएं बहनें जो वहां थी उन्होंने सफेद कलर की धोतिया पहनी थी। अभी के जो युवा हैं जिन्होंने खुद को पढ़ा लिखा मान लिया है, पढ़ा लिखा मानते हैं ना, कहते हैं पढ़े लिख लिया, बाहर गए, नौकरी किया और वापस आए तो कहते हैं कि तुम गंवार हो। उस समाज को वो गंवार कह देते हैं जिस समाज ने उसे बनाया है और बाहर भेजा है पढ़ा लिखा कर, उसके पास बुद्धि नहीं होती। अगर वो समाज गंवार होता तो क्या तुम्हें आज अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना पाता क्या? नहीं ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको साक्षरता को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा, और जब उसमें शिक्षा दोनों मिलेंगी तब जाके तुम इस हमारे समाज के लायक बन पाओगे, क्योंकि हमारा समाज हमेशा से शिक्षित, सुदृढ़ और खूबसूरत रहा है। तो माताएं बहनें जो आजकल की बच्चियां हैं, मैं खासकर बच्चियों पे इसलिए फोर्स करती हूँ क्योंकि अभी शादी का समय आने वाला है, ब्याह का समय आने वाला है, अभी बड़े तांडव मचने वाले हैं शादी के नाम पर, उनकी जिद के नाम पर। तो आपकी वो जो कलर है ना, सफेद रंग, आपने देखा कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक लोग हैं या सामाजिक तत्व कह सकते हैं जिन्होंने रंगों को बांटना चालू कर दिया है। गोंडवाना वाले हैं तो उनका रंग पीला है ना। अब दूर कुछ और धन वाले होंगे, वो बोलेंगे कि सफेद रंग, अरे तो ये तो पति के खत्म हो जाने के बाद पहना जाता है। कुछ बोलेंगे काला रंग नहीं पहना जाता है, कुछ बोलेंगे ये कलर नहीं पहना जाता, ये हमारे देव में नहीं चलता है। हम वो समाज है, वो आदिवासी समाज, वो गोंड समाज, वो कोयतुर समाज, जिसने हर चीज को, हर रंग को, इस प्रकृति को, पूरे व्यवस्थाओं को एक समानता दी है, उतनी खूबसूरती से उसको बचाया है, उतनी खूबसूरती से सम्मान करते हैं। हम कभी भी रंगों से भेदभाव नहीं करते। अगर सफेद कलर नहीं होता, काला रंग नहीं होता, तो हमारे बालों का, सर का ये बालों का रंग काला क्यों है? जब हमको जवान दिखना है तो बालों का रंग हमको काला चाहिए, लेकिन अगर हम काले कपड़े पहनते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये रंग तो इस चीज का है, इसके मरने के बाद पहनते हैं, ये हम पहले नहीं पहन सकते। तो ये भेदभाव कहां से आया? कोई तो लेकर आया होगा ना, आपके बीच में कोई लेकर आया होगा जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता होगा। वो ज्ञानी कहीं और से आया होगा, क्योंकि आपके बीच वाले लोग तो कभी भेदभाव करना जानते ही नहीं। अभी जो हमारी गोंडवानी सुरलैली जो मंडली है, वहां पर आपने सुना कि जो भैया है दौड़े साहब, इन्होंने कोई यादव लिख रहा है, कोई विश्वकर्मा लिख रहा है, लेकिन उसके साथ उनके सरनेम भी जुड़े हुए हैं। इनको यादव विश्वकर्मा सरकार ने किया है, आपने क्या बनाया है? वही धुर्वे, वही मरावी, वही पेकाम, वही सयाम। और ये वो है जब हमारे थे, उनको कागज में आप कितना बांट दो, लेकिन ये सुरलहरी जो मंडली है ना, जब तक जीवित है तब तक आप समाज को ऐसे कागजों में बांटते रहोगे, लेकिन आप इस समाज को ऐसे इकट्ठा होने से कभी नहीं बांट सकते हो। ये खूबसूरती आपके समाज में, जहां पे आपको काम के हिसाब से न चमार भाई को बांटने बोलेगा कोई, ना ही लोहार भाई को, ना बैगा भाई को, ना ढोलिया भाई को, ना ही गोंड भाई को, क्योंकि हम सम्मान करना जानते हैं। हमें भेदभाव नहीं पता है। हमको पता है कि अगर ये जीवित नहीं रहे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमको पता है कि अगर ये रंग नहीं रहा इस प्रकृति में तो शायद अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, है ना। बोलते हैं कि काला रंग जो है ना, विवाहित महिलाएं नहीं पहनती हैं। काला रंग विवाहित महिलाएं जो है अपने शरीर में धारण नहीं करती है। मैं बिंदी नहीं लगाती थी, बिंदी मतलब टिकली, हमारी माताएं बहनें समझ रही होंगी, टिकली ना। ये काले कलर की बिंदी मैं अपने माथे में लगाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अंधविश्वास ऐसे ही मिटेगा। जब आप दूसरों से ज्ञान लोगे, कि आप उन दूसरों को ज्ञान दोगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसे बचेगी, हमारी परंपरा ये है वो नहीं है, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, है ना। काला रंग अगर अशुभ नहीं है तो काला रंग धारण करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा, और वो मैं कर रही हूँ।
मुझे गर्व है। ये बिंदिया मेरे पति युग उइके, जो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर भी है, सिनेमेटोग्राफर भी है, जिन्होंने हमारी एक व्यवस्था है पुरखों की जोत जवारी जो अभी आने वाली है चैत की मरती में, उस पे एक फिल्म शूट किया है। मेरे जो पति युग उइके, उन्होंने फिल्म शूट करी है जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिल चुका है। आप लोगों की व्यवस्था, आपकी पुरखों की व्यवस्था पर उन्होंने फिल्म बनाई है और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग उसे देख रहे हैं। उन्होंने ये बिंदी, काले कलर की बिंदी लाकर दी है मुझे, कि ऐसा अंधविश्वास हमारे समाज के लोगों में नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए। और अगर हम मंच पे खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि हमारे समाज की व्यवस्था ये नहीं, तो हमको साबित करना पड़ेगा। और मुझे गर्व है ऐसे परिवार का मैं हिस्सा हूं जिन्होंने मुझे इस समाज को एक अलग खूबसूरत तरीके से आपके सामने रखने का बहुत सुंदर सा एक अवसर दिया है। तो आप इन चीजों को समझें। ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए छोटी सी बात होगी। आपको लग रहा होगा कि संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज क्यों, लेकिन क्यों नहीं, आप इसी की बदौलत आप जिंदा है। आपकी बदौलत संस्कृति जिंदा नहीं है, आपकी बदौलत आपके गीत गायन जिंदा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। वो जब गीत गायन, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जीवित है, तब आपका समाज जीवित है, तब आपको अलग नजरिए से ये संसार देखता है, ये दुनिया देखती है। आपकी पढ़ाई लिखाई तब काम आएगी जब आपको पता होगा कि आपकी आजी नानियों के गीत कौन से हैं। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा गीत गाना है, विवाह हो रहा है, हल्दी चल रही है, मांगल माटी लेके आना है, तो कौन सा गीत गाना है, आपकी आजी नानियों के अलावा कोई नहीं जानता है। अगर वो मर गए, वो हमको छोड़कर चले गए, तो कहाँ रखोगे, कहां से लेकर आओगे वो गीत गायन। दादा प्रेम शाह हमारा भी अभी है, वो बता कर थक गए, समझा कर थक गए कि डीजे संस्कृति हमारी नहीं है, ये सब माथे का सिंदूर हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? आप क्या चाहते हैं? कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक कार्यकर्ता आपको पूरा जीवन दे देता है, और क्या चाहते हैं आप? मैंने पूरा 70,000 की नौकरी छोड़ दी, और क्या चाहते हैं आप? आपको तकलीफ होना चाहिए, और तकलीफ जब होगा ना, तब आप समझेंगे कि ये समाज कितना जरूरी है, इस समाज को बचाना कितना जरूरी है। समाज बचेगा, जब बचेगा तब आपके बच्चे बचेंगे, वरना उनको ये जो नहीं पता होगा। अभी कल क्या हो रहा है, ये जो ओबीसी है ना, आपकी आरक्षण की बातें तो चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे हमारी संख्या कागजों में कम होती जा रही है। हमारे जो अहीर भाई, पटेल भाई थे, उनने क्या किया है, अब उनको यादव में डाल दिया गया है। अब वो आपकी एसटी, आदिवासी लोगों से हटकर वो क्या कर चले गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में, जिनको अब सिर्फ यादव कहा जाएगा। उनका सरनेम धुर्वे, मरावी, सयाम, टेकाम, परतेती, पोरते, परस्ते कुछ नहीं होगा। अब वो भूल जाएंगे अपने आप को। आपका समाज तो टूट गया ना, आपकी संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई? जब अभी आप संगठित है, जब आपकी इतनी जनसंख्या है, तब जाके सरकार नहीं बना पा रहे, तो जब 2 टुकड़ी बचेंगे आप इतनी मुट्ठी भर, फिर कैसे सरकार बनाओगे? ये लड़ाई इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ लड़ते जाना, ये लड़ाई है आपका गोंडवाना साम्राज्य वापस आना चाहिए। गोंडवाना साम्राज्य की लड़ाई है, वो सरकार की लड़ाई है, क्योंकि ये जितना खेल आपके साथ हो रहा है, जितने आपके शोषण हो रहे हैं, जितने आपके साथ में अत्याचार हो रहे हैं, वो आप लोग स्वयं नहीं कर रहे हैं। ये आपके न होने या न होने से नहीं बदलने वाला है, वो बदलेगा जब आपकी सरकार बदलेगी, जब आपकी खुद की सरकार होगी। सरकार की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप आंदोलन करते हैं कि आपको हक अधिकार चाहिए। अरे हक अधिकार तो चाहिए, लेकिन देने वाली सरकार बनाओ ना अपनी, बनाओगे या नहीं? आपकी खुद की सरकार जिस दिन होगी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, और आपको आरक्षण भी भीख नहीं लगेगी, गर्व लगेगा, अरे ये तो मेरी संस्कृति को जीवित रखने के लिए रखा गया है। तो वो सरकार चाहिए ना आपको, वो सरकार आपको लानी पड़ेगी। और आपकी संस्कृतियां, परंपराएं, रीति रिवाज को कुचलने वाले लोग, उनको तो फिर मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा आपको। आप लोगों को पता है, मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत आज मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे जोड़ों की शादी कराई। किस किस को पता है? किस किस को पता है? मतलब पता है ना? पता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी हुई है। वो शादी, ये जो विवाह है, वो किसके लिए रखा गया था? आप लोगों के लिए, कि आदिवासी जो परिवार है, जो पैसे जिनके पास में नहीं है, जो धन नहीं जुटा सकते, वो क्या करेंगे, वो शादी कर सकते हैं। हम उनको पैसे देंगे, हम उनको जो है सहयोग दे रहे हैं। हमारे लोगों की शादी हो रही है,
आपकी आदिवासियों की शादी हो रही है, आपके गुण समाज की शादी हो रही है, आप लोगों के समाज की शादी हो रही है, आपके गीत गायन होने चाहिए, वो हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी? बताओ। हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों की शादियां हो रही है घुस के, धूम धड़ाके, गाजे बाजे के साथ, लेकिन आपकी संस्कृति के साथ वो शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप साथी रीति रिवाज परंपराओं को ऐसे तोड़ते तोड़ते, संस्कृति को कुचलते कुचलते इतने आदी हो जाए उन फ्री के चीजों की, कुछ पैसों के मोहताज हो जाए, आपको लालच आ जाए कि आप अपनी संस्कृति परंपरा और रीति रिवाजों को खुद कुचल दे और जाके मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसा में अपने आप को पंजीयन कराकर वहां बैठकर शादी कर ले। वो अग्नि के फेरों को आप जो है फेरे लेंगे और वहां से फोटो खींचकर बाकायदा चले आएंगे कि हमने शादी कर ली है। आपकी रीति रिवाज परंपरा कब तक जीवित रखोगे ऐसे? जब आपके क्षेत्र में शादी हो रहे थे, आपके परंपरा और रीति रिवाजों के साथ शादी होनी चाहिए थी कि नहीं? वो 16 हाथ की धुतिया में लड़की आनी चाहिए थी कि नहीं? वो लड़का धोती पहन के बाकायदा बैठना चाहिए थे या नहीं? लेकिन ये आवाज कोई उठाएगा? आपने वो जनप्रतिनिधि या वो विधायक, वो नेता चुना है जो आपके लिए आवाज उठाए कि हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों की शादी हो रही है तो हमारे रीति रिवाज परंपराओं के हिसाब से हो। कोई आवाज उठाया? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने ऐसे ही लोगों को वहां पर पहुंचाया है जिसको आपसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आज वो वहां पर हैं। वो चाहते हैं कि वैसे लोग वहां पर रहे ताकि आपके लिए आवाज न उठा सके, और जो आवाज उठाता है ऐसे ही रात रात भर जाग कर आप लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखता है, वो चीजें रखता है जो उन्होंने अनुभव किया है। वो अनुभव मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो अनुभव जो मुझे पता है। जब आप यहाँ पर हो तो आपको कुछ नहीं पता, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, आप अपने बच्चों से पूछेगा उनके साथ भेदभाव किस तरीके का होता है, वो समझेंगे नहीं, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मानसिक रूप से जरूर कहीं ना कहीं परेशान होंगे, वो होंगे ना। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, इन चीजों को समझना है कि कागज में सिर्फ आरक्षण मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपकी आजी नानियों की पुरखोटी व्यवस्था को जमीन में अब तक, जब तक आप जीवित नहीं रख रहे हैं, जब तक आप उनको जिंदा नहीं रखेंगे, आपके आरक्षण किसी काम की नहीं है। ना ही आपकी 5वीं अनुसूची, ना ही 6ठी अनुसूची, ना ही कोई पैसा कानून। पैसा कानून की तो वैसी भी धज्जियां ही उड़ रही है ना। कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि अगर पैसा कानून आ गया, आपको जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया गया है, तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आपका शासन चलेगा। कितना शासन चल रहा है? आपके ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक, एक सचिव, वही परेशान कर देता है। बनाओ पैसा कानून। ग्राम सभा जो है, अभी समिति जो है, उसका अध्यक्ष, उसके कितना कौन मान रहा है? कोई नहीं मानता। वो आपके पंचायत में कर्मचारी सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि और मुखिया होता है। ये बात सही है कि नहीं? है ना? तो आपकी ग्राम सभा किस काम की? वो पैसा कानून किस काम का? आपको संगठन चाहिए, आपको एकता चाहिए, आपके समाज को वो समझना होगा कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, कि अगर आपको आपके पंचायत में कर्मचारी भेजे गए हैं तो आपकी वो हेल्प करने के लिए, आपके सहयोग करने के लिए आए हैं, ना कि एक समग्र आईडी बनाने के लिए 250 रुपए ले ले और बोले कि अभी तो पोर्टल नहीं चला, बाद में आना। ये होता है कि नहीं होता है? मैं सरपंच हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। 6-7 महीने से मैं काम कर रही हूँ। मेरे पंचायत में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इसने समग्र आईडी बनाने के लिए, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए, ये तमाम जितनी पेंशन की योजना है, राशन की योजना है, उसके लिए एक 50 का जो वो अठन्नी होता था ना, जो नहीं चलता है, वो भी मैंने किसी से लिया हो। तो आपको निर्णय कर लेना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में आपको कैसे लोगों को लेके आना है, आपके क्षेत्र में कैसे लोग होने चाहिए जो आपकी आवाज उठाए, या ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनको आपको आवाज उठाने की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सिर्फ कागज में जीवित रहना है इस धरातल पर। और जिस दिन हमारी माताएं बहनें बार बार इसलिए कह रही हूं, काबर की मुझे पता है, आप मन के शक्तियां कोई दूसरा नहीं समझ सके। पता है कैसे? आप मन के शक्तियां कोई दूसरा नहीं समझते कि ये बरकत हो का कि आप मन वो रानी हो, दुर्गावती मरावी, कमलावती सल्लाब, जेहर के इतना बड़े बड़े राजपाट ला करे हो, संभाले हो, और इतना बड़े गोंडवाना साम्राज्य का फिर से खड़े करे हो। जब पालो रानी रहीस उन पूरे गोंडवाना साम्राज्य का पुनः खड़े करे रहीस, तो आप मन हो तो फिर इतना सारे रानी दुर्गावती हो ना, इतना सारे पानी, तो ये पालो रानी होगी ना, हो ना? देखो फिर मैं कह रही हूँ, मीडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं आपको रानी महारानी कह रही हूँ और आप लोग शांत हो गए, अरे यार क्या ही चल रहा है।
रानी महारानी तो नहीं है। जब तक मानोगे नहीं तब तक बनोगे कैसे? आपको मानना पड़ेगा हम ही रानी महारानी है, तब तो आप उस चीज से बाहर निकलोगे ना, तब तो आप अपने महलों को फिर से खोजोगे ना, तब तो आप फिर से गुणवाना साम्राज्य बनाओगे ना। बनाएंगे? हमारी बच्चियां बड़ी उत्साहित है, वो कह रहे हैं बनाएंगे। उनके लिए तो कम से कम बोल दो कि हम रानी महारानी और वो आपकी औलाद राजकुमारियां हैं। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे ना? बोलना पड़ेगा भाई, ठंडी इतनी भी नहीं है। आपको आपकी संस्कृतियां रीति रिवाज बचाइए, अपने बच्चों को बताइए, तब आपके आरक्षण का मतलब है, आपके पैसा कानून का मतलब है, आपकी 5वीं 6वीं अनुसूची का मतलब है। वरना जो आपको नहीं पता, सिर्फ पढ़े लिखों को पता है कि ऐसी कोई चीज भी आपके बीच में हो रही है, आपके समाज के बीच के जो लोग हैं उनको कागज में किसी और वर्ग में बांटा जा रहा है, ये चीजें बताने के लिए भी कोई नहीं रहेगा जब आप सजग नहीं रहेंगे। और यही चीज हमारे समाज के साथ आज तक होता आ रहा है कि जब आपके समाज के बीच का कोई व्यक्ति आपको ये सब चीजें बताता है तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा घुसपैठिया जब आपको यही चीजें बताएगा गलत तरीके से, तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में घर कर जाती है, जिसका नतीजा आज हमारा समाज है इतना पिछड़ा हुआ, जहां जो चीज बता